नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की अगर एंट्री हो जाती है तो उस स्थिति में क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, या उस स्थिति में ये जंग जो है तो कौन से रूप लेगी? देखिए, नॉर्थ कोरिया हो कि चाइना हो कि रशिया हो, ये सब न्यूक्लियर पावर है। तो जितने भी न्यूक्लियर देश हैं, अगर कोई न्यूक्लियर देश इस जंग में शामिल हो जाता है तो फिर ये जंग रुकने के बजाय इसका दायरा और बढ़ेगा। क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि मैं सुपर पावर हूँ और मेरे पास सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जैसे यूएस अब्राहम की बात करते हैं कि 20 साल तक बिना फ्यूल के चल सकता है। ये खबर आ रही कि वो भी अपना शिप जो है जहाज पीछे लेके भागना पड़ रहा है ईरान के डर से। न्यूक्लियर जंग किसी भी कीमत से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। टू मच पावर इज़ मोर डेंजरस फॉर एनी कंट्री। हमेशा जो सुपर पावर है वो ये चाहते हैं कि दूसरे दुनिया को गुलाम बनाया जाए। अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा गुस्सा सिविलियंस के अंदर ट्रंप की नीतियों को लेकर है कि ये अननेसेसरी कंट्री को नुकसान में ले जा रहे हैं। जंग में झोंक कर पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया और अब ईरान में रेजीम चेंज, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये कठपुतली बन के नाच रहे हैं इसराइल के लिए, इसराइल के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि मिडिल ईस्ट की बात हो गई कि अब वो अपना जो भी है क्लियर कर रहे हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जैसे नॉर्थ कोरिया को लेकर बार बार बात चल रही है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान हमसे हथियार ले, हम देने को तैयार हैं और न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ है। तो अगर नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की अगर एंट्री हो जाती है तो उस स्थिति में क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, या उस स्थिति में ये जंग जो है तो कौन से रुख लेगी? देखिए, नॉर्थ कोरिया हो कि चाइना हो कि रशिया हो, ये सब न्यूक्लियर पावर है। हिंदुस्तान है, फ्रांस है, जर्मनी है, पाकिस्तान है। तो जितने भी न्यूक्लियर देश हैं, अगर कोई न्यूक्लियर देश इस जंग में शामिल हो जाता है तो फिर ये जंग रुकने के बजाय इसका दायरा और बढ़ेगा। क्योंकि जंगों में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ को नज़र में रखना होता है। जिस तरीके से शुरू में लोग बहुत सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हिंदुस्तान के रुख को कि वो नहीं समझ पा रहे थे, जबकि हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स भी ईरान, इज़राइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट सबके राब्ते में थे। तो हर कंट्री को ये देखना होता है कि वो अपने सिटीजन्स की अपना इंटरेस्ट देखती है पहले, और अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर नज़र रखती है। इंडिया के कई मिलियंस लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनका कारोबार, एक बड़ा कारोबार यूएई से, कतर से, सऊदी अरब से हिंदुस्तान का एक बड़ा व्यापार जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि हिंदुस्तान उनको भी नहीं छोड़ सकता किसी बुरे वक्त में या उनके अगेंस्ट। तो इकोनॉमिक चेंज तो स्ट्रेटेजिकली जब डिप्लोमेटिक बात की जाती है तो सारे एक्सपेक्ट को देखकर की जाती है। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान का हमेशा रुख ये रहता है, जब भी दो मुल्कों के बीच जंग चलती है, तो इससे पहले जब रशिया और यूक्रेन में चली तो उस वक्त भी हिंदुस्तान ने मध्यस्थता की थी, और जब भी कहीं दो मुल्कों के बीच खुद पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच भी कोशिश की थी, वो भले कामयाब नहीं हुई, कुछ कुछ बीच में हुआ भी, कभी कामयाबी मिली और कभी वो फिर उलट हो गई। तो इस वक्त क्या है कि ईरान भी एक बहुत पुराना एलाई है हिंदुस्तान का, बहुत पुराने रिलेशन है यूएनओ में, ओआईसी में, कश्मीर के इशू पर वहाँ का ऑफिशियल स्टैंड जो है वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहा है। टेररिज्म को लेकर भी काफ़ी, तो टेररिज्म को लेकर भी हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहा है। तो जाहिर है, और फिर कल्चरली रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ईरान के साथ, लिटरेरी रिलेशन, कल्चरल रिलेशन बिफोर इस्लाम बहुत सदियों के साथ। आप देखिए कि इमाम हुसैन की जो वाइफ थी एक, वो ईरान के ईरानी थी, और उन्हीं की एक बहन यहाँ के जो राजा थे उनके बेटे को ब्याही थी। तो इसीलिए करबला में भी उनकी हिमायत के लिए यहाँ से जो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं वो गए थे। इस जंग में सबसे बड़ी गलती क्या है कि कभी भी जब जंगें होती हैं तो उसमें मेन लीडरशिप को टारगेट नहीं किया जाता है। इसमें अमेरिका और इज़राइल यूँ फंस गए हैं दुनिया के डेमोक्रेटिक लोगों की नज़र में कि आप देखिए, जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, तो उसने नागासाकी और हिरोशिमा पे बम मारा, टोक्यो में नहीं मारा। वो चाहता तो टोक्यो पर भी मार सकता था, लेकिन अगर टोक्यो पे मारता
तो जाहिर है कि वो बात किस लीडरशिप से करता। इन्होंने तो लीडरशिप ही ख़त्म कर दी, और इनको ये लगता था कि लीडरशिप ख़त्म कर देंगे लोग हताश हो जाएंगे, और हताश होने के बाद वो आसानी से रिजीम चेंज कर देंगे। इनको ये पता नहीं था कि इसके बाइफरकेशन और इसका जो रिटेलिएशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। आज इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन है कि आप देखिए कि जो जंगों के जानकार और सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और डिफेंस के जानकार हैं, वो तमाम टीवी चैनल्स पे इस बात को बोल रहे हैं कि ईरान एक ड्रोन भेजता है और वो शायद 32,000 40,000 डॉलर में तैयार होता है, कुछ हज़ार का होता है या कुछ लाख का होता है, और वहीं उसको रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो मिनिमम 5 to 9 करोड़ US डॉलर का है। तो आप देखिए कि कितने मिलियंस अमेरिका और इजराइल डेली इसमें बर्बाद कर रहे हैं। और आज इस जंग के हवाले से ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है खाड़ी देशों को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से हमारे किसी भी नेबर पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, ना ही अरब देशों पर, ना किसी और नेबर पर। हाँ, अगर हम पर अटैक किया जाएगा तो हम डिफेंड करेंगे, फिर हम जवाबी कार्रवाई सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का भी एक स्टेटमेंट आया कि ईरान ने हम पे हमला नहीं किया बल्कि एयर बेस पे हमला किया है, जहाँ जो अमेरिका के कब्जे में है। खैर, एक और बात अहम है क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि मैं सुपर पावर हूँ और मेरे पास सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जैसे यूएस अब्राहम की बात करते हैं कि 20 साल तक बिना फ्यूल के चल सकता है। ये खबर आ रही कि वो भी अपना शिप जो है, जहाज जो है, पीछे लेके भागना पड़ रहा है ईरान के डर से। हाँ, उसको तो ऑलमोस्ट देखिए, दो चीज़ें इनके पास जो सबसे बड़ी ताकतवर थी, एक इनका अब्राहम लिंकन और एक इनका थार, और उन दोनों को नियर अबाउट यानी तकरीबन नाकारा बना दिया है ईरान के मिसाइलों ने। और ईरान के जो मिसाइल शक्ति है, शायद उस लेवल की मिसाइल जो हैं वो सिर्फ चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास हो, जैसे खबरों में, जैसा आम तौर से मीडिया में या सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो किम जोंग ने ऐसा कहा है, और तो उसमें ये बात भी आ रही है सामने कि हमारे पास तो एक ही मिसाइल ऐसा है जो पूरे इजराइल को जो है वो ख़त्म कर देगा। तो एक तो ये कि जंग से बहरहाल अमन बेहतर है। न्यूक्लियर जंग किसी भी कीमत से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। टू मच पावर इज़ मोर डेंजरस फॉर एनी कंट्री। हमेशा जो सुपर पावर हैं वो ये चाहते हैं कि दूसरे दुनिया को ग़ुलाम बनाया जाए। यही एक दौर था जब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए और जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वो लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया, और लोगों की क्या हालत थी कि आज भी लोग उससे बहुत सारी जगह अफ्रीकन कंट्रीज़ में नहीं उभर पाए हैं, और उन पे किस तरह से जुल्म किया जाता था। किसी शायर ने कहा है कि तू के नावाकिफ़ असरार ग़ुलामी है अभी, रक़्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तो वो जंजीर पहन कर भी रक़्स कर रहे थे। वही हाल आज अमेरिका का और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प का हो गया है कि उनका सबसे ज़्यादा विरोध तो ख़ुद अमेरिका में हो रहा है। आप सोचिए कि जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना सकते, ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है हाँ। कि जो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना सकते, वो जिसका विरोध कर रहे थे वो न्यूयॉर्क का मेयर बना, वो ईरान का एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का सुप्रीम लीडर चुनने के लिए जा रहे हैं, रिजीम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो एक ख्वाब खरगोश से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, इस जंग में जितनी तबाही इजराइल और अमेरिका की हुई है, क्योंकि शायद ईरान चूँकि पहले से इस बार तैयार था, पहले तो धोखे से उस पर अटैक हुआ था, लेकिन इस बार ईरानी अवाम ने जिस तरह से कहा है कि भाई हम पहले से तैयार थे और हमारे पास डू एंड डाई का मरहला है, हम या तो ख़त्म हो जाएं या सामने वाले को ख़त्म कर दें, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो उनका कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है और इतने कैलकुलेटेड अटैक कर रहे हैं कि उनको ये पता है कि मिडिल ईस्ट में भी किस जगह कौन सी कंपनी यूएस की है, कहाँ कहाँ उनका इंटरेस्ट है। तो वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर, उनके एयर बेस पर अटैक कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं, उनके वारशिप पर अटैक कर रहे हैं, और उनके जो है वो जो कंपनीज़ हैं उस पर बड़ी, उन पर अटैक कर रहे हैं। वो अरब प्रॉपर्टीज़ को या दूसरे लोगों की सिविलियंस की प्रॉपर्टीज़ को निशाना नहीं बना रहे हैं।
और आज इस जंग में कल से भारी तेज़ी आई है कि आज खुद जो मेहराबाद जो ईरान के अंदर तेहरान के अंदर एयरपोर्ट है उस पर भी अटैक हुआ है इजराइल और यूएस की तरफ से। तेहरान पर भी भारी अटैक और भारी धमाके जो है वो सुने गए हैं। कल तक वहाँ लाइफ बहुत नॉर्मल थी, लेकिन आज कुछ बड़े अटैक की खबरें मीडिया के हवाले से आ रही हैं। उसी तरह ईरान ने भी कल से आज तक तेल अवीव पर बहुत भारी अटैक किए हैं कि वहाँ एक अफरा तफरी मची हुई है और लोग जो है वो भाग रहे हैं। आप देखिए कि अमेरिका के फ़ौजी, इजराइल के फ़ौजी ख़ुद जो है वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं, जान बचाकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने जो स्लोगन दिया इजराइल फर्स्ट, इसका मतलब कि अमेरिका लास्ट। तो अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा गुस्सा सिविलियंस के अंदर ट्रंप की नीतियों को लेकर है कि ये अननेसेसरी कंट्री को नुकसान में ले जा रहे हैं, जंग में झोंक कर। पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया और अब ईरान में रेजीम चेंज, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये कठपुतली बन के नाच रहे हैं इजराइल के लिए, इजराइल के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है कि